Hello everyone, welcome back to the channel. Welcome back to lecture number 4 of the त्रिशूल सीरीज। यहाँ पर हम लोग सीए का चैप्टर नंबर 2 यानी कि हमारा कॉर्पोरेट अकाउंटिंग पढ़ने वाले हैं। यार इस चैप्टर का एजेंडा बड़ा सिंपल सा होता है। हमको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का पहले तो मतलब समझ में आता है कि कौन से ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इंक्लूड किए जाते हैं। हम हमारा स्केड्यूल 3 का पार्ट 1 एंड पार्ट 2 रिस्पेक्टिवली में बैलेंस शीट एंड P&L का फॉर्मूला पढ़ते हैं। हमारे बैलेंस शीट एंड P&L के हम फॉर्मेट्स देखते हैं हमारे स्केड्यूल 3 में। ये हमारे कंपनीज एक्ट 2013 में प्रिस्क्राइब्ड है, जो हमारे सारे कंपनीज हमारे कॉर्पोरेट क्लाइंट्स को फॉलो करने पड़ते हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड। क्या जो हमारी रिक्वायरमेंट होती है प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट्स, वो हमारे सोल प्रोप्राइटरशिप एंड अदर फॉर्म्स के ऊपर अप्लाई नहीं करती है, लेकिन कंपनीज एक्ट का सेक्शन नंबर 128, 129 एंड रिस्पेक्टिवली 138 हमें ये रिक्वायरमेंट डालता है कि कंपनीज को फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करने पड़ते हैं। कंपनी के अकाउंट्स में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती है वो हम आगे जाके पढ़ने वाले हैं। अब पढ़ लेते हैं सेक्शन 128 इस बारे में क्या बोलता है। सेक्शन 128 ऑफ द कंपनीज एक्ट गवर्न्स द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, यानी कि जो बुक्स हमारी कंपनीज को रखने पड़ते हैं अंडर द कंपनीज एक्ट, जो हमको रजिस्टर्ड ऑफिस में रखने पड़ते हैं, हम इलेक्ट्रॉनिक मोड में भी रख सकते हैं। लेकिन यहाँ हमारी एक इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट आती है। 1 अप्रैल 2023 के बाद से हमको ऑडिट ट्रेल मेंटेन करना पड़ेगा। वी हैव टू मेंटेन ऑडिट ट्रेल, यानी कि अगर कोई चेंजेस किए गए हैं हमारे डॉक्यूमेंट्स में तो वो किसने किए, व्हेन किए एंड वाई, एंड इन चेंजेस को अप्रूव किसने किया था। क्या हम लोग डॉक्यूमेंट्स ई फॉर्म में मेंटेन कर सकते हैं? अजी बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन आपको AOC 5 में इस चीज़ का रिकॉर्ड रखना पड़ेगा कि आपने अपने कौन से बुक्स ऑफ अकाउंट्स कहाँ कहाँ पर मेंटेन करके रखे हुए हैं। आपको AOC 5 इस फॉर्म में आपको डेटा मेंटेन करके रखनी पड़ेगी। अगर हमारे डायरेक्टर्स चाहें कि तो क्या कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एक्सेस कर सकते हैं? अजी बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि क्या अगर हमारे कोई एक्सटर्नल कोई फॉरेन सब्सिडरी है, क्या हमारे इंडियन डायरेक्टर्स उन कंपनीज के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एक्सेस कर सकते हैं? तो यहाँ पर एज अ वे ऑफ क्लैरिफिकेशन हमारे पास ये डेटा मेंशन है। द समराइज रिटर्न्स ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ द कंपनी केप्ट एंड मेंटेन्ड आउटसाइड ऑफ इंडिया शैल बी सेंट टू द रजिस्टर्ड ऑफिस एट क्वार्टरली इंटरवल्स। कंपनी के जितने भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स आउटसाइड इंडिया मेंटेन किए जा रहे हैं उनको एट क्वार्टरली इंटरवल्स हमें इंडिया में मंगाना ही पड़ेगा। ये हमारे पास एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है। And shall be kept and maintained at the registered office of the company and shall be open to the directors for their inspection। अगर डायरेक्टर्स चाहें तो इनको एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन हाँ, डायरेक्टर को एक्सेस करने के पहले ही हैज टू फर्निश अ रिक्वेस्ट टू द कंपनी, जिसके विद इन 15 डेज कंपनी डायरेक्टर को उन डॉक्यूमेंट्स का एक्सेस देगी। एंड द फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन शैल बी सॉट फॉर बाय द डायरेक्टर हिमसेल्फ एंड नॉट थ्रू हिज पावर ऑफ अटॉर्नी, एजेंट, होल्डर और एनी रिप्रेजेंटेटिव। डायरेक्टर को खुद ही मांगना पड़ेगा। वो अपने किसी POA होल्डर यानी कि अपने पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर, अपने किसी एजेंट या किसी रिप्रेजेंटेटिव को नहीं बोल सकता, उसे खुद से ही मांगनी पड़ेगी इन द फॉर्म ऑफ अ रिटर्न रिक्वेस्ट। विद इन रिटर्न रिक्वेस्ट के 15 डेज कंपनी को ये डॉक्यूमेंट्स उसे फर्निश करने पड़ेंगे। अभी हमने पढ़ तो लिया फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आता क्या क्या है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। हमारी बैलेंस शीट, हमारा P&L या तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट अगर हमारी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है तो, एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट। लेकिन हाँ, हमारे OPC, डॉर्मेंट कंपनी एंड हमारी स्मॉल कंपनी के केस में कैश फ्लो स्टेटमेंट्स डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ फाइनल अकाउंट्स, यानी कि इन 3 कंपनीज कोई रिक्वायरमेंट नहीं फॉलो करनी पड़ती है ऑफ प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर कैश फ्लो स्टेटमेंट। उनको कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं फॉलो करनी पड़ती, यानी कि उन्हें बस बैलेंस शीट एंड P&L बनाना पड़ता है, यहाँ बैलेंस शीट एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना पड़ता है रिस्पेक्टिवली। एंड इन सारे डॉक्यूमेंट्स की कोई भी एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट्स है, कोई उनके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स है, एवरीथिंग फॉर्म्स पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे बने होने चाहिए? अजी जो हमारे CGA ने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स प्रिस्क्राइब करे हुए हैं उनके बेसिस पे हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड बी प्रिपेयर्ड। द सेंट्रल गवर्नमेंट में प्रिस्क्राइब्ड स्टैंडर्ड्स ऑफ अकाउंटिंग, यानी कि हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और एनी एडेंडम देयर टू एज रिकमेंडेड बाय ICAI कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द सेक्शन 3 ऑफ चार्टर अकाउंटेंट्स एक्ट ऑफ 1949। हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट शैल बी इन अकॉर्डेंस विद द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। ठीक है जी, लेकिन ये चीज़ हमारी इंश्योरेंस कंपनीज, बैंकिंग कंपनीज और एनी कंपनी एंगेज इन द जनरेशन और सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इन तीनों के ऊपर क्या क्या अप्लाई होगा? इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर हमारा इंश्योरेंस एक्ट 1938 एंड IRDA एक्ट 1999। अगर इसके अकॉर्डेंस में भी आपने अपने बुक्स बना लिए तो यूल बी डीम्ड टू बी इन कंप्लायंस विद दिस सेक्शन। बैंकिंग कंपनीज के लिए तो हमारा करता धरता बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1949 भी अगर आपने फॉलो कर लिया दैट इज इनफ, एंड इलेक्ट्रिसिटी एक्ट ऑफ 2003 रिस्पेक्टिवली। गवर्नमेंट चाहे तो आगे जाकर और कंपनीज को ये बेनिफिट दे सकती है कि वो अगर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स नहीं फॉलो करे, अगर वो अपने रिस्पेक्टिव एक्ट्स को भी फॉलो करें, दे शैल बी डीम्ड टू बी इन कंप्लायंस विद दिस प्रोविजन। हर एक AGM में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी शैल ले बिफोर ऑल ऑफ इट्स मेंबर्स द फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर दैट फाइनेंशियल ईयर।
where the company has one or more subsidiaries in addition to the financial statements provided under this provision, they shall also prepare consolidated financial statements and of all the subsidiaries in the same form manner as वो अपने खुद के finances बना रहे हैं. ठीक है जी. The company shall also attach along with its financial statements a SFS, separate financial statements, containing the salient features of the financial statements of its subsidiary as the case may be. यानी कि consolidated financial statements भी present करने हैं and अपनी subsidiaries के SFS यानी कि stand alone separate statement of financial statements भी देने हैं. ठीक है जी. The consolidation of financial statements of a company shall be made in accordance with the accounting standards. यानी कि accounts होने दो या हमारे financial statements होने दो, हमारे consolidated financial statements होने दो, everything should be in accordance with our accounting standards. The provision of the act applicable to preparation, adoption and audit of financial statements are equally as applicable to consolidated financial statements as they are to individual financial statements or standalone financial statements. ठीक है. हमारा schedule number 3 टू सेक्शन 129 ऑफ द कंपनीज एक्ट हमें एक वर्टिकल फॉर्मेट देता है ऑफ अ बैलेंस शीट एंड सेम वर्टिकल फॉर्मेट हमें मिलता है पीएनएल के लिए, यानी कि पीएनएल एंड बैलेंस शीट हमको वर्टिकल फॉर्मेट में देने पड़ते हैं. हमें स्केड्यूल्स के बदले नोट्स टू अकाउंट देने पड़ते हैं हमारे डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करने के लिए एंड उन डॉक्यूमेंट्स की सपोर्टिंग दिखाने के लिए. जी ठीक है. यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें एज मिसलेनियस एक्सपेंसेस, काफ़ी सारी चीज़ें हमारे प्रीवियस गैप के कंपैरिजन में ओमिटेड हैं. ठीक है. हम डेबिट ऑफ पीएनएल बैलेंस नहीं दिखा सकते, हमको रिजर्व्स एंड सरप्लस में से ही नेगेटिव माइनस करके हमको चीज़ें दिखानी पड़ती है. तो बताता क्या क्या है हमारा स्केड्यूल 3. पार्ट 1 में हमको मिलता है बैलेंस शीट का फॉर्मेट एंड पार्ट 2 में हमको मिलता है स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल का फॉर्मेट. बैलेंस शीट में क्या क्या चीज़ें आती है. हमारा सबसे पहला हिस्सा ऑफ द बैलेंस शीट इज इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़. इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़ ये हमारा सबसे पहला हिस्सा है, यानी कि एसेट के पहले लाइबिलिटीज़ एंड इक्विटी दिखाना पड़ता है. अजी बिल्कुल. इसका सबसे पहला सेक्शन इज शेयर होल्डर फंड्स. नेक्स्ट इट इज़ शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, यानी जिन्होंने शेयर एप्लीकेशन मनी दे दिया लेकिन उनका फिलहाल इक्विटी शेयर्स उनको अलॉट नहीं हुए, जिस दिन अलॉट हो गए उनका पैसा मूव होकर यहाँ हमारे शेयर होल्डर फंड के अंदर आ जाएगा. ठीक है. देन हमारा फेवरेट हिस्सा नॉन करंट लाइबिलिटीज़ एंड देन करंट लाइबिलिटीज़. एसेट साइड में क्या चीज़ है. हमारा सिंगल पहला हिस्सा इज नॉन करंट एसेट्स एंड देन करंट एसेट्स. हमारे नॉन करंट एसेट्स, नॉन करंट लाइबिलिटीज़ एंड करंट लाइबिलिटीज़ के बीच के डिफरेंसेस हमने चैप्टर नंबर 1 यानी कि हमारे पहले लेक्चर में देख लिए थे अच्छे से. ठीक है जी. ये काइंड ऑफ हमारा सिनॉप्सिस है. हमने ये 4 सेक्शंस तो पढ़ लिए कि पहला आता है शेयर होल्डर्स फंड्स, देन आता है शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, देन आता है नॉन करंट लाइबिलिटीज़ एंड देन आता है करंट लाइबिलिटीज़. लेकिन उसके अंदर भी काफ़ी सारी डेटा इंक्लूडेड होती है. हमारे सेक्शन 1 ऑफ शेयर होल्डर्स फंड में ए इज शेयर कैपिटल. शेयर कैपिटल में देखो इक्विटी प्लस प्रेफरेंस दोनों के दोनों शेयर कैपिटल आ जाते हैं. देन आते हैं हमारे सारे के सारे टाइप्स ऑफ रिजर्व्स एंड सरप्लस. सी इज मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स. लेकिन भैया वो तो यहाँ कवर्ड नहीं है. अजी नहीं. हमारे शेयर वारंट्स ऐसे कन्वर्टेबल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं दैट कन्वर्ट इनटू शेयर ऑफ द कंपनी. लेकिन देखो जब शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड पेंडिंग अलॉटमेंट, हमने तो सीधा शेयर्स में इन्वेस्ट किया है. इन केस ऑफ वारंट्स वी हैव इन्वेस्टेड इनटू वारंट्स, जो कि आगे जाकर इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्ट होंगे. लेकिन यहाँ पर है हमने सीधे ही इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्ट किया है, बस उनकी अलॉटमेंट होनी बाकी है. ये बस उनकी अलॉटमेंट होनी बाकी है. हमारे सेक्शन ए में 3 हिस्से हैं. शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस एंड थर्ड इज मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स. ये चीज़ों को हम आगे जाके बहुत ही डेप्थ में पढ़ने वाले हैं, लेकिन मैं बस आपको एक छोटी सी समरी, एक छोटा सा सिनॉप्सिस दे रहा हूँ. ठीक है. नॉन करंट लाइबिलिटीज़ में अगेन हमारी 4 चीज़ें आती है. हमारी ए इज लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, बी इज डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी, जो कि हम अपने आगे आने वाले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में पढ़ने वाले हैं. ठीक है. अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ एंड लॉन्ग टर्म प्रोविजंस. कोई आपने लॉन्ग टर्म प्रोविजन बना रखे हैं तो वो यहाँ आएंगे. एंड ऐसी चीज़ें जो हमारे ऊपर कवर नहीं होती है दैट विल बी कवर्ड इन सी. तो हमारे सेक्शन नंबर 3 में 4 हिस्से हैं. लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटीज़, अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ एंड लॉन्ग टर्म प्रोविजंस. हमारे सेक्शन 4 यानी कि करंट लाइबिलिटीज़ में हमारे सेक्शन नंबर 3 का बिल्कुल उल्टा. पहले तो आता है शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, देन ट्रेड पेएबल्स, अदर करंट लाइबिलिटीज़ एंड अदर शॉर्ट टर्म प्रोविजंस. एग्जैक्टली द सेम लेकिन उल्टा. एग्जैक्टली द सेम लेकिन उल्टा. फिर आते हैं हम हमारे एसेट साइड के ऊपर. एसेट साइड में देखो 2 सेक्शन है हमारे. 1 इज नॉन करंट एसेट्स एंड सेकंड इज करंट एसेट्स. नॉन करंट एसेट्स में सिंपल बात है यार, हमारा फिक्स्ड एसेट, हमारे नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स जो हमारे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स होते हैं. डेफर्ड टैक्स आया तो वो भी यहाँ पे हमारे नॉन करंट साइड में ही आएगा. डेफर्ड टैक्स अगर लाइबिलिटी है तो हमारे नॉन करंट लाइबिलिटीज़ में आएगी, एंड अगर डेफर्ड टैक्स एसेट है तो वो हमारे नॉन करंट एसेट में ही आएगा. डी इज लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस जो कंपनी ने दे रखे लोगों को, एंड अदर लॉन्ग टर्म नॉन करंट एसेट्स. ठीक है जी. हमारे सेक्शन नंबर 2 में आते हैं. पहले तो करंट इन्वेस्टमेंट्स, बी इन्वेंट्री, सी ट्रेड रिसीवेबल्स, डी हमारा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, ई शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, एंड
एफ जो कहीं और नहीं आया, वो हमारे रेसिडुअल प्रोविजन हमारे एफ में अदर करंट एसेट्स में आ जाएगा। ये हमारी Q2 बैलेंस शीट का एग्जैक्ट फॉर्मेट जो हमें स्केड्यूल में दे रखा है। ठीक है जी, हमें पहले इक्विटी एंड लाइबिलिटी से स्टार्ट करना है। पहले हम इक्विटी एंड लाइबिलिटीज लिखेंगे, उसके बाद में हमारा एसेट सेक्शन आएगा। पहले हमारा इक्विटी एंड लाइबिलिटी सेक्शन आएगा, उसके बाद ही हमारा एसेट सेक्शन चालू होगा। उसमें हमने देखा कि उसके 4 सबसेक्शंस हैं, यानी कि शेयर होल्डर्स फंड्स, शेयर एप्लीकेशन, मनी रिसीव्ड, पेंडिंग अलॉटमेंट, नॉन करंट लाइबिलिटीज एंड करंट लाइबिलिटीज, ये 4 सब सेक्शंस होते हैं। उसके अंदर इंडिविजुअली हमारा शेयर कैपिटल है, रिजर्व्स एंड सरप्लस, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स। ठीक है जी, ये भी हो गया। हमारा शेयर एप्लीकेशन, मनी, पेंडिंग अलॉटमेंट, ये आगे जाकर हमारे शेयर कैपिटल का हिस्सा बनी जाएगा। जैसे जैसे हमारे शेयर्स अलॉट होंगे, ये आगे जाकर हमारे शेयर कैपिटल का हिस्सा बन जाएगा। ठीक है जी, हमारे नॉन करंट लाइबिलिटीज में देखो अगेन 4 चीज़ें आती है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटीज, अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज एंड लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। करंट लाइबिलिटीज में देखो 4 चीज़ें आती है, अगेन शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, ट्रेड पेएबल्स। लेकिन हाँ, इसमें हमको थोड़ा डिस्टिंक्शन दे देना पड़ता है कि हमने MSME के कितने हमारे क्लाइंट्स हैं जिनको हमको पैसे देने पड़ेंगे, MSME के हमारे कितने कस्टमर्स हैं जिन विच आर पेएबल टू अस। ठीक है जी, अदर करंट लाइबिलिटीज एंड शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। एसेट्स में, नॉन करंट एसेट्स में हमारे पास अगेन 4 हिस्से हैं, PPE, इंटेंजिबल्स एंड अदर एसेट्स। ठीक है जी, उसके बाद हमारे नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स, डेफर्ड टैक्स एसेट्स, अदर लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस एंड अदर नॉन करंट एसेट्स। लेकिन PPE में 4 चीज़ें इंक्लूड होती है, हमारे प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट, इंटेंजिबल एसेट्स, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस एंड इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट। यानी कि हमारे सारे के सारे हमारे फिक्स्ड एसेट तो हमारे PPE में कवर हो गए, हमारे सारे के सारे फिक्स्ड एसेट तो PPE बन गए। लेकिन जितने हमारे फिक्स्ड एसेट अंडर कंस्ट्रक्शन है वो भी यहाँ कवर हो गए। हमारे सारे इंटेंजिबल एसेट्स एंड ऑल्सो इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट, सारे के सारे हमारे फिक्स्ड एसेट्स एंड इंटेंजिबल एसेट्स हमारे PPE हमारे सेक्शन नंबर A में कवर हो जाते हैं। उसके बाद क्या आता है, PPE एंड इंटेंजिबल्स के बाद आते हैं नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स, डेफर्ड टैक्स एसेट्स, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस एंड अदर नॉन करंट एसेट्स। करंट एसेट्स के देखो अगेन 6 हिस्से हैं, करंट इन्वेस्टमेंट्स, इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल्स, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस एंड अदर करंट एसेट्स। ये हमारा Q2 बैलेंस शीट का फॉर्मेट है। पहले आएगी हमारी इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, उसके बाद आते हैं हमारे एसेट्स। इनकी सारे के सारे हिस्से हमने देख लिया, लेकिन अभी हमने सिर्फ फॉर्मेट देखा है, इनकी अंदर की डिटेल्स हमको भरनी बाकी है, हमें इनके अंदर की डिटेल्स भरनी बाकी है। हमारा कंपनीज एक्ट एक कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का मॉडल प्रिस्क्राइब करता है, मतलब हम करंट ईयर का डेटा एंड लास्ट ईयर का डेटा कंपेयर साथ में दिखाते हैं। करंट ईयर का डेटा हमारे लेफ्ट साइड होता है एंड राइट साइड में होता है हमारे लास्ट ईयर का डेटा। करंट ईयर का डेटा हमारे लेफ्ट साइड में होता है टू द लास्ट ईयर का डेटा। अभी हमने देखो फॉर्मेट एंड सब कुछ तो देख लिया, लेकिन अभी इन चीज़ों को हमको थोड़ा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा कि इनके अंदर हमारे डिस्क्लोजर्स क्या क्या मांगता है हमारा MCA एंड हमारा कंपनीज एक्ट, इन सारे के सारे प्रोविजंस के अंदर कौन से डिटेल्स हमको भरने बोलता है। सबसे पहला हमारा इक्विटी एंड लाइबिलिटीज हेड का सेक्शन इज शेयर होल्डर्स फंड्स। इसके अंदर सारे के सारे शेयर होल्डर्स के ओन्ड फंड्स, यानी कि कैपिटल ऑफ द कंपनी आता है। इसके अंदर सारे के सारे शेयर होल्डर्स का ओन्ड फंड्स, एंड क्योंकि हमारा बोरोड फंड्स तो हमारे लाइबिलिटीज़ यानी कि करंट लाइबिलिटीज़ या नॉन करंट लाइबिलिटीज़ में आता है, यहाँ पर हमारी कंपनी का ओन फंड्स आता है। हमारे सेक्शन नंबर वन शेयर होल्डर्स फंड्स का सब सेक्शन A इज शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल में देखो क्या क्या चीज़ें आनी चाहिए। हमारा कंपनीज एक्ट सिंपल सी एक बात बता देता है कि हमारे शेयर होल्डर्स फंड्स, शेयर कैपिटल, इस हिस्से का जितना भी डिस्क्लोजर्स है, प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर ही हमारा शेड्यूल 3 बताता है। शेड्यूल 3 में बड़ी क्लियरली बताता है कि मैं सिर्फ आपको प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर की बातें बता रहा हूँ, लेकिन इस यहाँ पर हमको अकाउंटिंग में क्लासिफिकेशन ऑफ डेट एंड इक्विटीज के कंपोनेंट्स दे विल ऑल बी गवर्न्ड बाय अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। मैं उस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के रास्ते में टांग अड़ाने वाला नहीं हूँ, लेकिन यहाँ पर प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर कैसे होगा वो हमारा शेड्यूल 3 बताएगा आपको। ठीक है जी, हमको क्या क्या चीज़ें डिस्क्लोज करनी पड़ती है हमारे इस शेयर कैपिटल वाले हिस्से में। हमको हमारा ऑथराइज शेयर कैपिटल, हमारे नंबर ऑफ शेयर्स इशूड, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप एंड सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुली पेड अप। हमने इशू कितने शेयर्स किए, उसमें से सब्सक्राइब कितने हो गए, जिनमें से कितने पेड हैं एंड कितने पेड नहीं है, हमको सबका डिस्क्लोजर देना पड़ता है। हमें सिर्फ डिस्क्लोज करना पड़ता है, हमें फेस वैल्यू पर शेयर दिखनी पड़ती है, हमें रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनानी पड़ती है, यानी कि हमारे प्रीवियस ईयर के क्लोजिंग शेयर्स, यानी कि हमारे ओपनिंग प्लस कोई अगर आपने शेयर्स इशू करे माइनस बाय बैक, दैट शुड बी इक्वल टू द क्लोजिंग शेयर्स। आपको ये प्रॉपर फॉर्मेट में आपको एक डिस्क्लोजर देना पड़ता है एज अ रिकन्सिलिएशन ऑफ शेयर्स। हमारे जितने भी राइट्स
प्रेफरेंसेस एंड रेस्ट्रिक्शंस अटैच्ड है हमारे किसी भी शेयर्स या किसी भी क्लास ऑफ शेयर्स के रिगार्डिंग इन रिस्पेक्ट ऑफ डिविडेंड, कैपिटल रीडिस्ट्रीब्यूशन या रीपेमेंट, हमको वो सारी चीज़ें डिस्क्लोज करनी पड़ती है, ठीक है। शेयर्स हेल्ड इन द कंपनी बाय इट्स होल्डिंग कंपनी और इट्स अल्टीमेट होल्डिंग कंपनी, यानी कि हमारी कंपनी के अंदर इनकी होल्डिंग या अल्टीमेट होल्डिंग ने कितने प्रतिशत होल्डिंग रखी है हमको उसको डिस्क्लोज करना पड़ता है। एंड हमारी सिर्फ होल्डिंग एंड अल्टीमेट होल्डिंग नहीं, इन होल्डिंग एंड अल्टीमेट होल्डिंग की सब्सिडियरीज एंड एसोसिएट्स भी यहाँ पर कवर होती है, यानी कि हमारी होल्डिंग कंपनी, हमारी अल्टीमेट होल्डिंग या उनकी किसी सब्सिडियरी या एसोसिएट ने हमने कितना प्रतिशत शेयर्स होल्ड करके रखे हैं। फिर लिस्ट ऑफ शेयर होल्डर्स होल्डिंग मोर देन 5% ऑफ शेयर्स एज ऑन द गिवन बैलेंस शीट डेट फॉर द प्रीवियस 5 years इमीडिएटली प्रीसीडिंग द डेट ऑफ द बैलेंस शीट। हमें कौन सी चीज़ें डिस्क्लोज करनी पड़ती है? एग्रीगेट नंबर ऑफ शेयर्स जो हमने विदाउट एक्सेप्टिंग एनी पेमेंट रिसीव्ड इन कैश इशू किए हैं, हमने कितने शेयर्स बोनस में इशू किए हैं, एंड बाय बैक हमने पिछले 5 साल में कितने नंबर ऑफ शेयर्स एग्जैक्टली, एग्रीगेट नंबर ऑफ शेयर्स एंड क्लास ऑफ शेयर्स बॉट बैक, हमको तीनों चीज़ें डिस्क्लोज करनी पड़ती है, ठीक है जी। द टर्म्स ऑफ एनी सिक्योरिटीज कन्वर्टेबल इनटू इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर्स, ठीक है। कॉल्स अनपेड, यानी कि कितने हमने क्लास ऑफ शेयर्स के ऊपर कितना अमाउंट हमने कॉल बैक किया है एंड उसमें से कितने क्लासेस के शेयर्स हमारे अनपेड रहते हैं। फोरफीटेड अमाउंट ऑफ शेयर्स, फोरफीटेड शेयर्स अमाउंट ओरिजिनली पेड अप, कितने शेयर्स के ऊपर हमने कॉल्स मंगाए लेकिन उन्होंने बिकॉज हमें पैसे वापस दिए नहीं, हमने उनके शेयर्स की पेड अप अमाउंट को फोरफीट कर दिया। एंड शेयर होल्डिंग ऑफ द प्रमोटर्स इन दिस फॉर्मेट, यानी कि नेम, प्रमोटर का नेम, नंबर ऑफ शेयर्स एंड परसेंटेज, हमको हमारे कंपनी के होल्डिंग एंड अल्टीमेट होल्डिंग के साथ साथ हमें हमारे प्रमोटर्स की भी होल्डिंग का डिटेल दे देना पड़ता है। एंड दिस कंप्लीट्स आवर 1A, यानी कि हमारे सेक्शन नंबर 1 का ए हिस्सा, दैट इज आवर शेयर कैपिटल। इसके अंदर दोनों के दोनों प्रेफरेंस एज वेल एज इक्विटी शेयर कैपिटल दोनों के दोनों आ जाते हैं। अब हम चालू करते हैं हमारा हिस्सा नंबर B, यानी कि हमारे रिजर्व्स एंड सरप्लस। हमारा रिजर्व्स एंड सरप्लस, सारे के सारे रिजर्व्स एंड सरप्लस यहीं आ जाएंगे। लेकिन जैसा हमने प्रीवियस गैप में पढ़ रखा है कि अगर कोई रिजर्व नेगेटिव में होता हम जनरली उसको एसेट साइड में दिखा देते थे, लेकिन क्या यहाँ पर वो परमिटेड है? अजी बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर हमारे सारे के सारे रिजर्व्स इंक्लूडिंग कैपिटल रिजर्व्स, हमारे कैपिटल रिजर्व विच आर नॉट अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन एज डिविडेंड, वो आ जाते हैं। हमारे सेक्शन 55 एंड 68 वाला CRR कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व एंड डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अंडर सेक्शन 71 दोनों आ जाते हैं। हमारे सिक्योरिटीज प्रीमियम, हमारा रीवैल्यूएशन रिजर्व जो कि हमारा एक फॉल्स रिजर्व के नाम से ज़्यादा जाना जाता है, हमारा एक फॉल्स रिजर्व यानी कि रीवैल्यूएशन रिजर्व एग्जिस्ट करता है। द रीवैल्यूएशन रिजर्व इज क्रिएटेड आउट ऑफ द रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स और नेट एसेट्स ऑफ द कंपनी रिप्रेजेंटेड बाय द सरप्लस, ठीक है जी। हमारे शेयर ऑप्शंस आउटस्टैंडिंग विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट जो ICSI हमसे एक्सपेक्ट करता है। अदर रिजर्व जिनका पर्पस भी हमको मेंशन करना पड़ता है कि इन रिजर्व्स का नेचर एंड पर्पस क्या क्या है। हमारे सरप्लस ऑन द बैलेंस शीट इंक्लूडिंग डिविडेंड, बोनस शेयर्स, कोई भी हमारे रिजर्व्स आ जाते हैं वो सारे के सारे हमारे इस सेक्शन नंबर 1 सब सेक्शन B में आ जाते हैं। हाँ, इनमें कोई नेगेटिव बैलेंस होता है, अगर कोई रिजर्व में नेगेटिव बैलेंस है तो आपको उस रिजर्व को बाकी रिजर्व्स एंड सरप्लस से लेस करना पड़ता है, यानी कि आप एसेट साइड में कुछ भी नहीं रिजर्व्स का हिस्सा दिखा सकते हैं, आप एसेट साइड में हिस्सा ऑफ रिजर्व्स कुछ भी नहीं दिखा सकते हैं। हमारा 1 का सबसेक्शन B, हमारे सेक्शन 1 का सबसेक्शन B भी हो चुका है। एंड नाउ कमिंग टू शेयर रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स, हमारा 1 का C, हमारे 1 का C मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स, इसमें हमको सिंपली डेटा इंक्लूड करनी पड़ती है एज अ सेपरेट लाइन ऑफ बैलेंस शीट। इसको हम एज अ सेपरेट लाइन ऑफ बैलेंस शीट, हमारे लिस्टेड कंपनीज इशू शेयर वारंट्स टू प्रमोटर्स एंड अदर्स इन फॉर्म ऑफ प्रेफरेंशियल इशू। हमारे ICDR के अंडर, हाँ ये रेगुलेशन का नंबर नया है, हमारी रेगुलेशन 2009 में पुरानी वाली थी, अभी न्यू वाली है, इसको नंबर को, ईयर को इग्नोर कर देना, ठीक है जी। इफेक्टिवली शेयर वारंट्स आर अमाउंट्स विच वुड अल्टीमेटली फॉर्म पार्ट ऑफ शेयर होल्डर्स फंड्स, हमारे शेयर कैपिटल के हिस्सा नंबर A1A शेयर कैपिटल का हिस्सा बनने वाला है, लेकिन तब जब वो शेयर वारंट्स गेट कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर्स, तब तक नहीं, तब तक हमें इसको 1C में ही इंक्लूड करना पड़ता है। लेकिन भैया फिर हमने पेंडिंग अलॉटमेंट में भी तो देखा था, उसको अलग से क्यों दिया? इसकी सिग्निफिकेंस की वजह से। शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड पेंडिंग अलॉटमेंट, यहाँ पर हमें सिर्फ उन्हीं शेयर कैपिटल के हिस्सों को इंक्लूड करना पड़ता है विच आर रिसीव्ड बाय द कंपनी फॉर शेयर्स। लेकिन अगर ये वारंट्स के लिए हुआ तो इफ मनी इज रिसीव्ड फॉर वारंट्स तो वो 1C में इंक्लूड होगा, लेकिन इफ इट इज फॉर शेयर्स एंड इट इज स्टिल रिमेनिंग द अलॉटमेंट, इट इज इंक्लूडेड इन 2। फिर आते हैं हम हमारे वन ऑफ द लेंथीएस्ट पोर्शन पे, हमारा नॉन करंट लाइबिलिटीज़। नॉन करंट लाइबिलिटीज़ का मतलब हमने चैप्टर नंबर 1 में बहुत अच्छे से पढ़ा था, ठीक है। नॉन करंट लाइबिलिटीज़ का सबसे पहला हिस्सा इज लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स।
लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स यानी कि हमारी कंपनी के नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल से बियॉन्ड या 12 मंथ्स के बियॉन्डिंग अगर कोई भी पेबल आता है दैट इज इंक्लूडेड इन नॉन करंट लाइबिलिटीज। एंड उसका हिस्सा नंबर 1 यानी कि हमारा सेक्शन 3 का सब सेक्शन ए इज लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। दिस इंक्लूड बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स। हाँ, लेकिन ये 1 साल से ज़्यादा में पेबल होने चाहिए थे, ये 1 साल से ज़्यादा में पेबल होंगे। अगर बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स आर रीपेबल विद इन 1 ईयर तो ये हमारे करंट लाइबिलिटीज़ में आते हैं, ये हमारे करंट लाइबिलिटीज़ में आते हैं। टर्म लोन्स फ्रॉम बैंक्स एंड फ्रॉम अदर पार्टीज, हमें टर्म लोन्स की थोड़ी क्लासिफिकेशन देनी पड़ती है, जैसे हमने एमएसएमई एंड नॉन एमएसएमई का पहले क्लासिफिकेशन दिया था। डेफर्ड पेमेंट लाइबिलिटीज हमारे डिपॉजिट्स, लोन्स एंड एडवांसेस फ्रॉम रिलेटेड पार्टीज, लोन्स एंड एडवांसेस फ्रॉम रिलेटेड पार्टीज। अदर लोन्स हमारे यहाँ कवर होते हैं, लेकिन हमारे जो रिलेटेड पार्टी वाले लोन्स होते हैं उस दे आर कवर्ड हियर, ठीक है। लॉन्ग टर्म मेच्योरिटीज ऑफ फाइनेंस लीज ऑब्लिगेशंस, हमारे फाइनेंस लीज ऑब्लिगेशंस के लॉन्ग टर्म मेच्योरिटीज एंड एनी अदर लोन्स जो हमारे लॉन्ग टर्म बोरिंग्स के हिस्से में आते हैं वो सारे के सारे 3A में कवर हो जाएंगे। हमारे डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटीज, हम AS22 में इस चीज़ को खुद के पढ़ने वाले, इसके लिए अभी मैं इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा, लेकिन जितने भी हमारे डेफर्ड टैक्स होते हैं दे आर डीम्ड टू बी लॉन्ग टर्म, दे आर डीम्ड टू बी नॉन करंट। इसके लिए अगर डेफर्ड टैक्स एसेट होता है तो वी इंक्लूडेड इन नॉन करंट एसेट्स, एंड अगर डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी होता है तो वी इंक्लूडेड इन नॉन करंट लाइबिलिटीज़। अजी ठीक है, हम AS2 में ये चीज़ को बहुत ही डेप्थ में पढ़ते हैं, ठीक है। ये दिस कंप्लीट्स आवर 3B, हमारे सेक्शन 3 का सबसेक्शन B। अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज जो हमारे ऊपर कवर नहीं हो रहे थे, दैट इंक्लूड्स ट्रेड पेबल्स एंड एनी अदर लाइबिलिटी जो हमारे सेक्शन 3 के सबसेक्शन नंबर A एंड B में कवर नहीं हो रहे थे, दे ट्रेड लाइबिलिटीज एंड एनी अदर लाइबिलिटीज यहाँ कवर हो रहे हैं। एंड कोई हमने प्रोविजन बना रखा है, कोई प्रोविजन फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट्स या कोई प्रोविजन फॉर लॉन्ग टर्म पेमेंट ऑफ लाइबिलिटीज, अगर आपने कोई प्रोविजन बना रखा है दैट फॉर्म्स पार्ट ऑफ 3B। यानी कि अगर मैं 3 का एक शॉर्ट रिविजन करवाना चाहूँ, 3 के सबसे पहले में है हमारे लॉन्ग टर्म लोन्स, हमारे B में है हमारे डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटीज़, C में आते हैं हमारे अदर नॉन करंट लाइबिलिटीज़ एंड D में आते हैं हमारे लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, हमारे D में आते हैं लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। चलो जी, हमने 3rd तो कवर कर लिया, अभी हमारा हिस्सा आता है 4th, हमारा बैलेंस शीट का पोर्शन इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़ का सेक्शन नंबर 4 आता है हमारा करंट लाइबिलिटीज़। उसमें पोर्शन नंबर A इज शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, ऊपर था लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, यहाँ है हमारा शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स को हमको सारे के सारे इन क्लासिफिकेशन में डिवाइड करना पड़ता है, ये हमारे काफ़ी ऊपर के हिस्से से काफ़ी मिलता जुलता है। लोन्स फ्रॉम बैंक्स एंड अदर पार्टीज, ठीक है, लोन्स एंड एडवांसेस फ्रॉम रिलेटेड पार्टीज, अजी रिलेटेड पार्टीज एंड बैंक्स एंड अदर पार्टीज से हमको डिस्टिंक्शन देना पड़ता है। डिपॉजिट्स, अदर लोन्स एंड एडवांसेस एंड करंट मेच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, करंट मेच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। समझो मैंने 10 ईयर्स का एक लोन लिया, 10 CR का लोन लिया फॉर 10 ईयर्स। हर साल मुझे 10% इंटरेस्ट भी पे करना पड़ता है एंड 1 करोड़ ऑफ द प्रिंसिपल अमाउंट, यानी कि इस अमाउंट का रीपे भी करना पड़ता है। समझो ईयर नंबर वन में मेरे को ये सारा का सारा अमाउंट पे करना पड़ता है 15 अप्रैल तक। फर्स्ट ईयर के एंड में समझो इंटरेस्ट मेरा कितना होगा, 1 करोड़, 10 करोड़ का 10%, ठीक है। एंड मेरा प्रिंसिपल यानी कि 1 करोड़, ये भी तो रिपेबल होगा। बचा हुआ 9 करोड़ मेरे को अगले साल से ज़्यादा आगे देना पड़ता है, तो ये तो मेरा हो गया नॉन करंट लाइबिलिटीज़। मेरा इंटरेस्ट एंड ये क्या मेरा लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी है? अजी नहीं, मुझे तो विद इन 15 डेज पे करना है, तो ये हमारे करंट लाइबिलिटीज़ का एक पोर्शन आएगा। दिस इज कॉल्ड करंट पोर्शन ऑफ लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज। क्या देखो, लाइबिलिटी तो मेरी लॉन्ग टर्म ही है, लेकिन उसका मुझे करंट हिस्सा पे करना है जो कि मेरा करंट है, उसमें से मुझे एक हिस्सा पे करना है छोटा सा जो कि मेरे करंट लाइबिलिटी का हिस्सा बनना चाहिए। पहला हमने देखा शॉर्ट टर्म बोरिंग्स, देन आता है हमारे पास 4 का B, हमारे ट्रेड पेबल्स। ट्रेड पेबल्स में हमने एक डिस्टिंक्शन देखी थी कि यार हमें टोटल ड्यूज ऑफ MSME एंड टोटल ड्यूज ऑफ अदर देन MSME को हमें डिस्क्लोज करना पड़ता है कि हमने MSME को कितना बकाया पे करना बाकी है एंड नॉन MSMEs को कितना बकाया पे करना बाकी है। सेक्शन नंबर C, हमारे 4 का सब सेक्शन C, अदर करंट लाइबिलिटीज जो कहीं के नहीं है वो हमारे अदर करंट लाइबिलिटीज़ के हैं, यानी कि हमारी करंट मेच्योरिटीज ऑफ फाइनेंशियल लीज ऑब्लिगेशंस। ये हमने ऊपर भी तो देखी थी, लॉन्ग टर्म मेच्योरिटीज ऑफ फाइनेंशियल लीज ऑब्लिगेशंस, लॉन्ग टर्म मेच्योरिटीज ऑफ फाइनेंशियल लीज ऑब्लिगेशंस। इंटरेस्ट अक्रूड, हमारे इंटरेस्ट अक्रूड एंड ड्यू, इंटरेस्ट अक्रूड बट नॉट ड्यू, हमारी इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, अनपेड डिविडेंड्स, हमारे एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड फॉर अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज एंड ड्यू फॉर रीफंड।
ये सुन के थोड़ी घंटी बजी, ये सुन के थोड़ी घंटी बजी क्या, मेरी तो बजी। ये हमने 2 में नहीं कवर किया था। शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड पेंडिंग अलॉटमेंट, मतलब अगर हमको समझो 100 करोड़ रिसीव हुआ फॉर अलॉटमेंट, लेकिन उसमें से मुझे पता है कि मैं सिर्फ 20 करोड़ को अलॉटमेंट दूंगा, लेकिन बाकी 80 करोड़ मेरे को रिफंड करने हैं। तो मेरा 2 में आएगा सिर्फ 20 करोड़, लेकिन 80 करोड़ जो मुझे रिफंड करना है वो मेरा यहाँ करंट लाइबिलिटी में आएगा, मैंने शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, इसमें सिर्फ सिंपल सी बात है, जिनका अलॉटमेंट होने वाला है, जिनका अलॉटमेंट होना ही नहीं है, जिनका रिफंड होने वाला है, वो हमारे इस हिस्से में यानी कि हमारे 4 के सी में आएंगे। ठीक है जी। एंड अदर शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, यानी कि हमारी इंप्लॉई के रिलेटेड प्रोविजन और एनी अदर प्रोविजन डज नॉट मैटर। हमने 4 में भी देखो 4 हिस्से देखे, हमने 4 यानी कि हमारे करंट लाइबिलिटीज में भी 4 सबसेक्शन देखे। फर्स्ट वॉज शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, सेकेंड वॉज ट्रेड पेएबल्स, थर्ड वॉज अदर करंट लाइबिलिटीज एंड द फोर्थ वन वॉज शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। यानी कि हमने 4 में 4 हिस्से देखे, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, बी ट्रेड पेएबल्स जिसमें से हमको एमएसएमई एंड अदर ट्रेड पेएबल्स डिस्टिंग करके दिखाना पड़ता है, अदर शॉर्ट टर्म liabilities and D is short term provisions, other short term provisions। जी ठीक है। This completes our इक्विटी एंड लाइबिलिटी वाला पोर्शन। नाउ दिस कंप्लीट्स आवर इक्विटी एंड लाइबिलिटी वाला पोर्शन। हमारी इक्विटी एंड लाइबिलिटीज में देखो 2 हिस्से आते हैं। हमारी इक्विटी एंड लाइबिलिटीज में हमारे इक्विटी के कंपोनेंट्स यानी कि ओन्ड कैपिटल भी आता है एंड हमारा ओल्ड कैपिटल भी आता है। ठीक है, उसमें से हिस्सा नंबर 1 इस शेयर होल्डर्स फंड्स। यहाँ पे कंपनी के सारे ओन फंड्स आते हैं, मतलब हमारा शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस, हमारा मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स। ठीक है, शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड पेंडिंग अलॉटमेंट इस सेक्शन नंबर 2। नॉन करंट लाइबिलिटीज में देखो 4 चीज़ें आती है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटीज, अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज एंड लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। करंट लाइबिलिटीज में इसका बिल्कुल उल्टा, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, ट्रेड पेएबल जिसमें हमको एमएसएमई एंड नॉन एमएसएमई का डिस्क्लोजर देना पड़ता है, एमएसएमई एंड नॉन एमएसएमई का हमको डिस्टिंक्शन देना पड़ता है कि दोनों को हमको कितना बकाया बचता है। अदर करंट लाइबिलिटीज एंड शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। नाउ दिस कंप्लीट्स आवर इक्विटी एंड लाइबिलिटी हेड ऑफ द बैलेंस शीट। अब चालू करते हैं हम हमारे एसेट्स से। नॉन करंट एसेट्स का ए इज पीपीई। पीपीई में क्या क्या आता है, हमारे लैंड, बिल्डिंग्स, प्लांट एंड इक्विपमेंट, हमारे फर्नीचर्स, हमारे व्हीकल्स, ऑफिस इक्विपमेंट्स एंड एनी अदर जो हमारे पीपीई के डेफिनेशन में आते हैं। लेकिन अगर फॉर लीज है तो हमें उसको सेपरेटली अंडर ऑपरेटिंग लीज और फाइनेंस लीज डिस्क्लोज करना पड़ता है। प्रॉपर्टीज़ का रीवैल्यूएशन हो सकता है, अजी बिल्कुल हो सकता है। हर प्रॉपर्टी के लिए हमको एक रीको स्टेटमेंट बनानी पड़ती है, जैसे हमने इक्विटी शेयर कैपिटल में बनाई थी। हमारा ओपनिंग प्लस एनी एडिशन अगर आपने कोई ईयर में की है माइनस सेल माइनस डेप्रिसिएशन शुड बी इक्वल टू द क्लोजिंग। या आपको हर एक एसेट यानी कि हर एक पीपीई के लिए बनानी पड़ती है। हमारा हर एक पीपीई प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट इंक्लूडिंग लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड इक्विपमेंट, फर्नीचर, फिक्सचर्स, व्हीकल्स, ऑफिस इक्विपमेंट्स और एनीथिंग एल्स, आपको उसका एक डिस्क्लोजर स्टेटमेंट के लिए एक रीको बनाना पड़ता है। सबसे पहला तो जिसका हमने देखा पीपीई। अगला आता है हमारा इंटैंजिबल एसेट्स, जो हमारे AS 26 में मेंशन्ड है। हमारे गुडविल्स, ब्रांड्स, ट्रेडमार्क्स, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स, मास्टर्स, हमारे पब्लिशिंग टाइटल्स। हाँ, लेकिन यहाँ पर सेल्फ जनरेटेड गुडविल का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। हमारे कंपनीज एक्ट में सेल्फ जनरेटेड गुडविल का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। यहाँ पर भी हमको रीको बनाना पड़ता है। इंटेंजिबल एसेट्स का भी हमको रीको बनाना पड़ता है। लेकिन समझो भैया, हमने पीपी तो देख लिया, इतनी सारी चीज़ें आती है, हमने सब कुछ कर लिया। लेकिन अगर कोई पीपी हम खुद बना रहे हैं तो वो हमारा यहाँ आ जाएगा, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। यानी कि जितने भी हमारे पीपीई अंडर कंस्ट्रक्शन है, इसके आगे आप पीपीई अंडर कंस्ट्रक्शन भी लिख सकते हो। पीपीई अंडर कंस्ट्रक्शन, हमारे जितने भी पीपीई अंडर कंस्ट्रक्शन है वो हमारे यहाँ पर आते हैं। लेकिन फिर उसके बाद इंटेंजिबल्स अंडर डेवलपमेंट वो कहाँ गए, हमारे यहाँ पर 4th में आ जाते हैं। यानी कि हमारे पीपीई एंड देन आते हैं हमारे इंटेंजिबल्स, देन आते हैं हमारे पीपीई अंडर डेवलपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट। यानी कि वेदर पीपीई या इंटेंजिबल एसेट्स बने खड़े सामने हो या अंडर कंस्ट्रक्शन हो, दोनों के दोनों हमारे नॉन करंट एसेट्स का हिस्सा बन जाते हैं। अब आते हैं हमारे नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स पे। अभी कंफ्यूज नहीं होइएगा, हमने नॉन करंट एसेट्स चालू किया है। हमने एसेट्स में सबसे पहले हमने देखा नॉन करंट एसेट्स। अब यार देखो, कंफ्यूज नहीं होना, हमने
हमारे नॉन करंट एसेट्स में सबसे पहला पोर्शन देखा था, नॉन करंट एसेट्स में सबसे पहला हमने जो पोर्शन देखा था दैट वाज पीपीई। लेकिन पीपीई में देखो 4-5 हिस्से आ जाते हैं। पीपीई इज 1A। 1A के इंडिविजुअली 4 हिस्से हैं। 1A के इंडिविजुअली हमने 4 हिस्से पढ़े हैं। 1A के अभी हमने 4 हिस्से पढ़े हैं, 4 सब सेक्शंस। पहला तो इट इज नॉन करंट एसेट्स। पीपीई एंड इंटेंजिबल एसेट्स किस हिस्से में, पहले तो पीपीई लिखो, फिर इंटेंजिबल्स, फिर उसके बाद कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस एंड देन इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट। उसके बाद आते हैं हमारे 1B दैट इज नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, जो कि अभी हम पढ़ने वाले हैं। 1B ऑफ नॉन करंट एसेट्स इज आवर नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स का, हाँ, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट शैल बी क्लासिफाइड एज ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स और अदर इन्वेस्टमेंट्स, जिसमें आप प्रॉपर्टी, इक्विटी शेयर्स, जिसमें भी आपने फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू जो भी चीज़ आपने परचेस करी है दैट इंक्लूड्स प्रॉपर्टी। लेकिन प्रॉपर्टी तो हमने ऊपर देखा ना, वो आपकी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी नहीं थी, वो प्रॉपर्टी ऐसी थी जो आप यूज़ कर रहे थे। अगर मैं एक प्रॉपर्टी खरीदता हूँ फॉर मैन्युफैक्चरिंग, जहाँ पर मैं अपनी फैक्ट्री लगाता हूँ या मैं अपनी वहाँ पर ऑफिस सेटअप करता हूँ, वो मेरी 1A में आएगी, बिकॉज दैट इज पीपीई। वो मैं अपने प्रोडक्शन के लिए, हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, मेरी जो कोर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ है उनके लिए यूज़ कर रहा हूँ। लेकिन अगर मैंने कोई प्रॉपर्टी फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पज़ खरीद के रखी है, वो मेरी 1B में आएगी। ठीक है जी। यहाँ पर किसी भी हमने पार्टनरशिप फर्म, म्यूचुअल फंड, गोल्ड, डिवेंचर्स, किसी भी चीज़ में अगर हमने इन्वेस्ट कर रखा है विद द पॉइंट ऑफ पर्पस ऑफ इन्वेस्टमेंट, वो यहाँ पर 1B में इंक्लूड हो जाएगी। 1C इज़ वेरी सिंपल, डेफर्ड टैक्स एसेट। हमने पहले देखा कि डेफर्ड टैक्स अगर लाइबिलिटी तो हमारे नॉन करंट लाइबिलिटीज़ में आती है, एंड डेफर्ड टैक्स एसेट भी हमारे नॉन करंट एसेट में आ जाता है। लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, हमारे जितने भी लॉन्ग टर्म हमने लोन्स दे रखे हैं किसी को एज कैपिटल एडवांसेस, और हमको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में देना भी पड़ता है कि हमने हमारे रिलेटेड पार्टीज़ को लोन कितना दिया है, मतलब हमने हमें रिलेटेड पार्टी से लोन कितना लिया है, हमको उसका भी डिस्क्रिप्शन देना है, एंड रिलेटेड पार्टीज़ को लोन कितना दिया है उसको भी हमको सेपरेटली डिस्क्लोज करना पड़ेगा, हमें उसे सेपरेटली डिस्क्लोज करना पड़ेगा। देन अदर लोन्स एंड एडवांसेस, जिसका आपको नेचर भी स्पेसिफाई करना है। तो ठीक है, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस यानी कि हमारे 1 के D में हमारे लोन्स, कैपिटल एसेट्स, कैपिटल एडवांसेस, हमारे लोन्स एंड एडवांसेस टू रिलेटेड पार्टीज एंड अदर लोन्स एंड एडवांसेस हमको सेपरेटली डिस्क्लोज करने पड़ते हैं। फिर 1 का E हमारा रेसिडुअरी प्रोविजन, जहाँ पर अदर नॉन करंट एसेट्स, जो हमारे एसेट्स कहीं और कवर नहीं हुए, दे आर कवर्ड हियर, जो हमारे एसेट्स कहीं और कवर नहीं हुए वो हमारे यहाँ कवर हो जाएंगे। ठीक है, हमारे नॉन करंट एसेट्स में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होंगी, अदर नॉन करंट एसेट्स में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होगी, लॉन्ग टर्म रिसीवेबल, सिक्योरिटी डिपॉजिट एंड एनी अदर थिंग जो हमारे ऊपर प्रोविजन में कवर नहीं हुए, वो सारी की सारी यहाँ कवर हो जाएंगी। या हमको सिक्योरिटी वाइज क्लासिफिकेशन देनी पड़ती है कि सिक्योर्ड कितना है, अनसिक्योर्ड कितना है, डाउटफुल कितना है, एंड लॉस एसेट्स को हम राइट ऑफ कर देते हैं, तो लॉस एसेट्स तो नहीं आएंगे यहाँ। सिक्योर्ड कितने हैं, उनमें से गुड कितने हैं, अनसिक्योर्ड कितने हैं एंड गुड है, लेकिन डाउटफुल कितने, हमको प्रॉपरली उनको डिस्क्लोजर देना पड़ता है। हमारे करंट एसेट्स यानी कि हमारा सेक्शन नंबर 2 ऑफ द बैलेंस शीट, हमारे एसेट साइड का सेक्शन नंबर 1 वॉज नॉन करंट एसेट्स, सेक्शन नंबर 2 इज करंट एसेट्स। 2A में करंट इन्वेस्टमेंट्स है, हमारे इन्वेस्टमेंट्स इन इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, जो हमने नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स में पढ़ी थी। लेकिन हाँ, यहाँ पर प्रॉपर्टी नहीं आती, हमारे जितने भी प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट्स होते हैं वो सिर्फ हमारे लॉन्ग टर्म एसेट्स में ही आ सकते हैं। इसके लिए इफ इट इज़ ओन्ड प्रॉपर्टी या आप अगर अपने प्रोडक्शन के लिए यूज़ करते हैं तो वो आपके 1 के A यानी पीपी में आ जाता है, और अगर आपने उसको एज एन इन्वेस्टमेंट परचेज किया है तो आपके नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स में आ जाता है। लेकिन अगर आपने कोई प्रॉपर्टी परचेज करी है तो वो शॉर्ट टर्म यानी कि करंट इन्वेस्टमेंट्स में नहीं आ सकता। यहाँ आपके इन्वेस्टमेंट्स इन सिक्योरिटीज़, पार्टनरशिप फर्म्स, म्यूचुअल फंड्स, गोल्ड्स, डिवेंचर्स, गवर्नमेंट के या किसी ट्रस्ट की सिक्योरिटीज या प्रेफरेंस शेयर्स, इक्विटी शेयर्स, ऑल आर कवर्ड इन करंट इन्वेस्टमेंट्स, देन कम्स एज इन्वेंट्रीज में हमको डिस्टिंक्शन देना पड़ता है कि हमारे रॉ मटेरियल कितने हैं, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स, स्टॉक इन ट्रांजिट, स्टॉक इन ट्रेड, हमारे लूज टूल्स एंड एनी अदर थिंग ऑफ स्टॉक नेचर हमको प्रॉपरली डिस्क्लोज करने पड़ते हैं। ट्रेड रिसीवेबल्स हैं हमारे, जिसमें हमको सेम डिस्टिंक्शन देनी पड़ती है कि सिक्योर्ड एंड कंसिडर्ड एज गुड, अनसिक्योर्ड एंड कंसिडर्ड एज गुड एंड डाउटफुल, हमको ये प्रॉपर चीज़ों की डिस्टिंक्शन देनी पड़ती है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स यानी कि हमारा कैश हाथ में कितना है, चेक्स ड्राफ्ट ऑन हैंड्स एंड हमारा बैलेंसेस विद बैंक्स, यानी कि हमको चेक रिसीव हो गया है पार्टी से लेकिन हमको बैंक में डालना बाकी है, वो भी यहाँ हमको सेपरेटली दिखाना पड़ता है कि चेक ड्राफ्ट्स ऑन हैंड, यानी कि आपके हाथों में कितने सारे चेक्स पड़े हैं एंड आपने बैंक में डाले नहीं है। फिर आते हैं हम 2E पे, हमारे शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, जिसमें भी हमको सेम डिस्टिंक्शन देनी पड़ती है, हमको सेम क्लासिफिकेशन देनी पड़ती है कि लोन्स एंड एडवांसेस टू रिलेटेड पार्टी एंड अदर देन रिलेटेड पार्टी, कंसिडर्ड एज गुड, सिक्योर्ड, कंसिडर्ड एज गुड बट अनसिक्योर्ड एंड डाउटफुल, हमको सेम डिस्टिंक्शन हमारे
जो हमने करंट एसेट में पढ़ रहे हैं वही चीज़ हमने नॉन करंट एसेट्स में भी लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस में सेम चीज़ पढ़ रखी थी। ठीक है जी। लास्ट हिस्सा देन कम्स आवर अदर करंट एसेट्स। यहाँ पर हमारे सारी की सारी चीज़ें जो ऊपर कहीं कवर नहीं हो रही है दैट आर गेटिंग कवर्ड हियर। नाउ दिस कवर्स आवर बैलेंस शीट का एसेट एज वेल एज लाइबिलिटी सेक्शन। एसेट्स एज वेल एज लाइबिलिटीज़ का पूरा हमने कवर कर लिया है। एक बार लाइबिलिटीज़ का सेक्शन देखने के बाद हम एसेट्स पे भी आ जाएंगे। लाइबिलिटीज़ देखो सिंपल है, पहले इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़ में शेयर होल्डर्स फंड्स जिसके अंदर 3 हिस्से आते हैं, शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस एंड मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स, तीनों चीज़ें आती है। सेक्शन 2 इज शेयर कैपिटल, शेयर एप्लीकेशन, मनी रिसीव्ड पेंडिंग अलॉटमेंट, देन नॉन करंट लाइबिलिटीज एंड देन करंट लाइबिलिटीज। सबसे पहले नॉन करंट एसेट्स में आते हैं हमारे पीपीई, जिसमें चारों चीजें इंक्लूड हो जाती है। पीपीई, इंटेंजिबल्स, पीपीई अंडर कंस्ट्रक्शन, इंटेंजिबल्स अंडर डेवलपमेंट, एवरीथिंग इज गेटिंग कवर्ड हियर। देन नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स, डीटीए, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, नॉन करंट एसेट्स, एवरीथिंग इज कवर्ड हियर। ठीक है। करंट एसेट्स में देखो 6 हिस्से होते हैं हमारे। करंट इन्वेस्टमेंट्स, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल्स, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, short term loans and advances and anything that does not fall into any above categories is called other current assets। ये रेसिडुअरी प्रोविजन हमको हर जगह देखने मिलता है, ठीक है। नाउ माय डियर, दिस एंड्स आवर बैलेंस शीट का फॉर्मेट, दिस कंप्लीट्स आवर बैलेंस शीट का फॉर्मेट। बैलेंस शीट के इक्विटी एंड लाइबिलिटी एंड एसेट साइड को हमने प्रॉपरली इन डिटेल कवर कर लिया है। नाउ स्टार्टिंग आवर बैलेंस शीट के फॉर्मूला के बाद हमारे स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल का फॉर्मेट, या देखो यहाँ पर भी सेम है कि पहले करंट ईयर का लिखेंगे फिर लास्ट ईयर का लिखेंगे, यानी कि हमारा करंट ईयर का डेटा लेफ्ट में आना चाहिए, हमारा लास्ट ईयर का डेटा कंपेरेटिव इन्फॉर्मेशन हमारे राइट में आना चाहिए। हमारे रेवेन्यू का बड़ा सिंपल सा फॉर्मेट है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस एंड अदर इनकम, यानी कि हमारा जो कोर बिजनेस है उससे जितना हमारा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस हो रहा है, अदर इनकम में हमारी सारी की सारी अदर देन रेवेन्यू इनकम आ जाती है। अगर मेरी सीए की प्रैक्टिस है एंड मैं इंटरेस्ट इनकम कमाता हूँ फ्रॉम एनी लोन गिवन, वो मेरी अदर इनकम है, एंड जितनी भी मेरी रेवेन्यू या लॉस आता है मेरे रेवेन्यू फ्रॉम सीए का बिजनेस, वो हमारे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में आ जाएगा, वो हमारे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस का हिस्सा आ जाएगा। दिस इज आवर टोटल इनकम, यानी कि मैं 1+2 कर दूँ। हमारे एक्सपेंसेस में कॉस्ट ऑफ मटीरियल कंज्यूम्ड, यानी कि हमने कितना परचेज करके हमने प्रोडक्शन में कितना हमने इन्वेंट्री लगाई है, चेंजेस इन द इन्वेंट्रीज ऑफ फिनिश गुड्स, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, ये हमने आगे जाके प्रॉपरली डिटेल में डिस्कस करेंगे। मैं बस अभी एक ओवरव्यू दे रहा हूँ। हमारे एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, यानी कि हमारे सैलरी के खर्चे, हमारे फाइनेंस कॉस्ट यानी कि इंटरेस्ट के खर्चे, हमारे डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन या कोई और खर्चे, एनी अदर एक्सपेंसेस, दीज आर आर टोटल एक्सपेंसेस। उसके बाद जो चीज़ आती है दैट इज आर प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स, जिसमें अगर हम एक्सेप्शनल आइटम्स, जिसमें फिर या तो हम प्लस कर देते हैं या तो माइनस कर देते हैं, हमारे एक्सेप्शनल आइटम्स को प्लस या माइनस कर दिया। अगर हमको गेन आ रहा है हमारे एक्सेप्शनल आइटम से तो प्लस कर देंगे, लॉस आ रहा है तो माइनस कर देंगे। उसके बाद हमारा आता है प्रॉफिट बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, जिसमें से फिर हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी को एडजस्ट करेंगे, दैट ब्रिंग्स टू पीबीटी। हमने हमारे एफएम में पीबीटी यानी कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स ये कॉन्सेप्ट पढ़ रखा है। दिस इज आर पीबीटी, जिसमें से हम करंट टैक्स एंड डेफर्ड टैक्स, जो कि हम AS 22 में देखते हैं, AS 22 में हम करंट टैक्स एंड डेफर्ड टैक्स को प्रॉपरली देख लेते हैं। ये हमारा सारा का सारा कंटिन्यूइंग ऑपरेशंस के लिए होगा, यानी कि समझो RIL के 2 ऑपरेशंस है, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड जियो बंद हो चुका है, डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन है। हाइपोथेटिकली जियो हमारा डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन है। हमने जो अभी तक जितनी भी ये चीज़ें देखी है वो सारे के सारे हमारे कंटिन्यूड ऑपरेशन के लिए, यानी कि हमारे RIL इंफ्रा के लिए होंगी। जियो के लिए जो हमारा डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन है, हमको सिंपली बस प्रॉफिट उसका लिखने का है, प्रॉफिट एंड लॉस सिंपली बस हमको कैलकुलेट करके लिखना है। उसके लिए हमको ये सारा डिस्क्लोजर देने का इतना सारा ज़रूरत नहीं है, हम उसके बाद इन दोनों का प्लस कर लेंगे, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस फ्रॉम कंटिन्यूइंग प्लस प्रॉफिट एंड लॉस फ्रॉम डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस, जिसमें से हम डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन का टैक्स लेस कर देंगे। ये हमारा प्रॉफिट फॉर द टोटल पीरियड आ जाएगा। मतलब पहले हमने प्रॉफिट ऑफ द कंटिन्यूड ऑपरेशन लिया, उसमें से हमने किया माइनस हमारा टैक्स, सेम चीज़ हमने फिर प्रॉफिट ऑफ द डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन लिया, जिसमें से हमने दोबारा से माइनस किया टैक्स, फिर हमारा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ गया फ्रॉम कंटिन्यूड एंड डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन, जिसको हम प्लस कर देंगे तो हमारा टोटल प्रॉफिट आ जाएगा। इसी से हमको हमारी अर्निंग पर शेयर
बोथ बेसिक एंड डाइल्यूटेड, ये भी हम कैलकुलेट करना आगे जाके आने वाले चैप्टर्स में सीखने वाले हैं। ये हम आगे जाके आने वाले चैप्टर्स में सीखने वाले हैं। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो आता है हमारा, उसी में से प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, इसी में से हमारा अर्निंग पर शेयर कैलकुलेट किया जाता है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में से ही हमारा अर्निंग पर शेयर कैलकुलेट किया जाता है। अभी चालू करें हर एक आइटम की डिस्कशन। या देखो, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब हमारे कंपनी अदर देन फाइनेंस कंपनी, क्योंकि फाइनेंस कंपनी के लिए उनके इंटरेस्ट एंड अदर फाइनेंशियल सर्विसेज ही उनका मेन रेवेन्यू है। यहाँ पर हमारे सिंपल आइडिया है कि हमारी जो कंपनी का कोर बिजनेस है उसी का रेवेन्यू हमारे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में आना चाहिए। एक फाइनेंशियल कंपनी का कोर बिजनेस ही इंटरेस्ट एंड फाइनेंशियल सर्विसेज है, तो उनके लिए तो ये आ जाएगा। लेकिन हमारी एक नॉर्मल कंपनी के लिए सेल ऑफ प्रोडक्ट्स, हमारे सेल ऑफ सर्विसेज, कोई डोनेशन अगर आपको रिसीव हुआ है इन केस ऑफ सेक्शन 8 कंपनीज, कोई ऑपरेटिंग रेवेन्यू लेकिन उसमें से एक्साइज ड्यूटी लेस कर देना, उसमें से आप एक्साइज ड्यूटी लेस कर देना। फाइनेंस कॉस्ट में इंटरेस्ट एक्सपेंसेस, अदर बोरिंग कॉस्ट, यानी कि अगर आपने कोई एप्लीकेशन फ़ी भरी है, कोई आपने डिपॉजिट भरा है, कोई आपने डिपॉजिट दिया है जो आपको वापस नहीं मिलने वाला, वो यहाँ आ जाएगा हमारे सारे के सारे फाइनेंस कॉस्ट में। अदर इनकम में क्या क्या आएगा आपकी, इंटरेस्ट इनकम, डिविडेंड इनकम, नेट गेन और लॉस और सेल ऑफ सिक्योरिटीज, कोई अदर नॉन ऑपरेटिंग इनकम जो कि आपके ऑपरेटिंग इनकम का हिस्सा नहीं है, वो सारी की सारी इनकम हमारे अदर इनकम में आ जाएगी। यार देखो, अभी ना एक हिस्सा बताता हूँ मैं जिसमें बच्चे सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज होते हैं, हमारे कॉस्ट ऑफ मटीरियल कंज्यूम्ड एंड चेंजेस इन इन्वेंट्री। इसको समझाने के कई तरीके हो सकते हैं, लेकिन वन ऑफ द सिंपलर तरीके जो मुझे पता है दैट इज़, अगर हम हमारा ट्रेडिशनल P&L बनाते हैं जहाँ पर हम पहले तो मैन्युफैक्चरिंग बनाते हैं, उसके बाद हमारा बनता है P&L। यहाँ से हमको 2GP आता है, हमारा ग्रॉस प्रॉफिट, जो कि हम 2GP नीचे ला के इसमें सारी अदर इनकम से एडजस्टमेंट करके हम 2 नेट प्रॉफिट, यहाँ से हम नेट प्रॉफिट निकाल लेते हैं। हम जब ये मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाते हैं, हम क्या करते हैं, पहले तो हम 2 ओपनिंग करते हैं। हमारा जो ओपनिंग स्टॉक होता है वो हम ले लेते हैं, जिसमें हम 2 परचेसेस कर देते हैं। जितने भी हम परचेजेस ले रहे हैं वो परचेजेस ले लेते हैं। फिर यहाँ पर अगर हमने कोई सेल की है तो बाय सेल्स, बाय क्लोजिंग। उसके बाद हमको ये सारी चीज़ों का डिफरेंस आ जाता है हमारा ग्रॉस प्रॉफिट। क्या ये फॉर्मेट हम सबको याद है? अजी बिल्कुल याद है। समझो अभी मैं ये एक्स हटा देते हैं। अभी देखते हैं हम इनमें से किन किन हिस्सों को रिकग्नाइज करते हैं। बाय सेल्स, ये देखो, ये हमारे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के हिस्से में आता है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस के हिस्से में आता है। लेकिन क्या हमारा ट्रेडिशनल जीपी के कैलकुलेशन में हमने इसमें से ओपनिंग एंड परचेजेस लेस नहीं किए हैं, इसमें हमने क्लोजिंग ऐड भी तो किया है। तो क्या अगर हम लोग सिर्फ अगर हम एक काम करते हैं, इसमें नंबर्स फिल इन कर देते हैं, फिर ज़्यादा अच्छा कैलकुलेशन बैठेगा। ठीक है, समझो मेरे पास ओपनिंग स्टॉक है 1000 रुपये का, परचेजेज है मेरे 10,000 रुपीज़ के, मेरा सेल है 20,000 रुपीज़ का, एंड मेरा क्लोजिंग स्टॉक है 3,000 रुपीज़ का। तो मेरा जीपी कितना आता है? 23,000 माइनस 11,000, दैट इज 12,000। मेरा आता है 12,000। इसी चीज़ को अगर मैं वर्टिकल फॉर्मेट में बनाने की कोशिश करूँ, तो मेरा बड़ा सिंपली रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस तो आ गया था 20,000। लेकिन कॉस्ट में मैं लेस कैसे करूँगा? क्योंकि यहाँ पर मैं परचेजेस को तो लेस कर दूंगा। परचेजेस मेरा सिंपल RM कंज्यूम्ड है, RM कंज्यूम्ड है मेरा 10,000। लेकिन मैं ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक का एडजस्टमेंट कैसे करूँगा? इसके लिए एडजस्टमेंट आती है ओपनिंग माइनस क्लोजिंग, ओपनिंग माइनस क्लोजिंग, यानी कि 1,000 माइनस 3,000 दैट गिव्स टू माइनस 2,000। टोटल एक्सपेंसेस कितने आए मेरे? 8,000। अब करके देखो, 20,000 माइनस 8,000 दैट कम्स टू 12,000। ये हमारा लॉजिक होता है ओपनिंग माइनस क्लोजिंग करने के, बिकॉज सेल्स तो हमने रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में ले लिया, परचेजेस हमने कंज्यूमेबल्स में डाल दिया, ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक की तो एडजस्टमेंट हमने मिस आउट कर दी थी ना हमारे ट्रेडिशनल फॉर्मेट में से देखें तो। अगर हम ट्रेडिशनल फॉर्मेट में देखें, हमने ओपनिंग एंड क्लोजिंग तो मिस आउट कर दिए थे, जिसके लिए हमको ओपनिंग एंड क्लोजिंग को सेपरेटली यहाँ पर इंक्लूड करना पड़ा। हमारा वर्टिकल फॉर्मेट भी उतना ही सिंपल है, यानी कि हमारा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में 20,000 ले लिया, RM कंज्यूम्ड में आ गया 10,000, फिर ओपनिंग माइनस क्लोजिंग स्टॉक हमने किया, ओपनिंग 1,000 माइनस 3,000 दैट कम्स टू माइनस 2,000। हमने जब एक्सपेंसेस का नेट निकाला वी गेट 8,000, हमारा रेवेन्यू 20,000 माइनस expenses 8,000, we get 12,000. And my people, this ends the chapter number 2 of our CAFM का सिलेबस। इसके आगे थियरी दी हुई है,
इसके आगे बस हमारी थियरी दी हुई है। एंड दिस माय डियर फ्रेंड्स एंड्स ऑल द प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट्स ऑफ आवर दिस चैप्टर। अब इसके आगे बस थोड़ी सी थियरी दी हुई है हमारे 128 एंड XBRL फॉर्मेट के बारे में। चलो वो भी फटाफट से खत्म कर देते हैं। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 128 ऑफ द कंपनीज एक्ट, हमारे हर एक कंपनी को अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स हमारे रजिस्टर्ड ऑफिस में रखने पड़ते हैं। वो बुक shall give a true and fair statement. They shall give a true and fair statement of the affairs of the company. कंपनी के जो फाइनेंशियल अफेयर्स हैं, हमारी कंपनी के जितने फाइनेंशियल अफेयर्स हैं, उसका एक ट्रू एंड फेयर स्टेटमेंट देने चाहिए। सेक्शन 129 क्या बोलता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स शैल गिव अ ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द स्टेट ऑफ अफेयर्स ऑफ द कंपनी, कंप्लाई विद द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एज नोटिफाइड अंडर सेक्शन 133। ठीक है, द कंपनीज एक्ट रिक्वायर्स दैट द P&L statements shall exhibit a true and fair व्यू ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अर्नड और लॉस सफर्ड बाय द कंपनी ड्यूरिंग द पीरियड। ठीक है जी, ये कॉन्सेप्ट हमारे मटीरियलिटी के ऊपर बेस्ड है, यानी कि ऑल सिग्निफिकेंट फैक्टर्स विच हैव एन इम्पैक्ट ऑन द माइंड ऑफ द रीडर्स शुड बी डिस्क्लोज्ड। सारी की सारी वो चीज़ें जिसके हमारे रीडर के डिसीजन मेकिंग में फ़र्क पड़ सकता है, दे शुड बी डिस्क्लोज्ड। या देखो हमारे यहाँ पर प्रायर पीरियड आइटम्स के रिगार्डिंग एक सिंपल चीज़ है। द रूल इन आवर कंट्री इज दैट वंस द अकाउंट्स आर अडॉप्टेड इन द AGM दे कैन नॉट बी रीओपन्ड। अगर कोई आगे जाकर प्रायर पीरियड आइटम निकलता है, दे कैन ओनली बी करेक्टेड इन द अकाउंट्स इन द सब्सिक्वेंट पीरियड। यानी कि अगर मैं FY 22-23 के अकाउंट्स अडॉप्ट कर चुका हूँ एंड 23-24 में मेरे को कोई एरर दिखता है जो इस पीरियड का था, तो मैं इन पीरियड के अकाउंट्स में उसकी रेक्टिफिकेशन एंट्री डालूंगा। मैं प्रीवियस पीरियड यानी कि प्रीवियस पीरियड 22-23 के अकाउंट्स को छेड़ूंगा नहीं बिल्कुल उसकी वजह से। ठीक है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स का एडजस्टमेंट हमने देख लिया। अगर कोई चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी होती है, हमारी कंसिस्टेंसी का प्रिंसिपल जो हमने चैप्टर नंबर 1 में देखा था कि अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस एंड पॉलिसीज को आपको कंसिस्टेंटली फॉलो करना है। लेकिन अगर कोई रिक्वायरमेंट आती है कि आपको चेंज करना है, तो यू शुड ओनली चेंज देम व्हेन रिक्वायर्ड अंडर लॉ, या अगर आपको लगता है कि आप अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज करके बेटर रिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट्स कर सकते हैं, ओनली देन यू कैन चेंज द अकाउंटिंग पॉलिसी। XBRL लैंग्वेज मतलब एक्सटेंसिबल बिजनेस रिपोर्टिंग लैंग्वेज, जो हमारा MCA एक्सटेंसिवली अपने सबमिशंस के लिए लेता है। XBRL इज अ लैंग्वेज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन ऑफ बिजनेस एंड फाइनेंशियल डेटा विच इज रेवोल्यूशनाइजिंग द बिजनेस रिपोर्टिंग अराउंड द वर्ल्ड। इट हैज़ मेजर बेनिफिट्स इन प्रेपरेशन, एनालिसिस एंड कम्युनिकेशन ऑफ बिजनेस इन्फॉर्मेशन। ये कॉस्ट सेविंग्स है, हमारी एफिशिएंसी इंप्रूव करता है, हमारे एक्यूरेसी को इंप्रूव करता है, एंड रिलायबिलिटी इज द बिगेस्ट बेनिफिट ऑफ दिस। हाउ डज XBRL वर्क? XBRL makes data readable with the help of 2 documents. आपको 2 डॉक्यूमेंट्स यूज करने पड़ेंगे, इंक्लूडिंग टैक्सोनॉमी एंड इंस्टेंट डॉक्यूमेंट। Taxonomy software defines the elements and the relationship based on the regulatory requirements. Using taxonomy prescribed by the regulators, companies need to map their reports and generated a valid XBRL instant document. तो हमारे XBRL बट देखो बड़ा सिंपल सा है। हमारी कंपनीज की एफिशिएंसी को इंप्रूव करने के लिए, उनकी रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स को ज़्यादा एक्यूरेटली डिपिक्ट करने के लिए XBRL हमको कुछ फॉर्मेट दे देता है। टैक्सोनॉमी एंड इंस्टेंट डॉक्यूमेंट के फॉर्मेट में वो चीज़ें चेक हो जाती है कि जितनी रिक्वायरमेंट्स कंपनीज के ऊपर डाली गई है, क्या वो सारी की सारी चीज़ों को रिपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है जी। हाउ कंपनीज क्रिएट स्टेटमेंट्स अंडर XBRL। जो कंपनीज अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स यूज़ करती हैं, उन सब में XBRL का ऑप्शन होता है। स्टेटमेंट्स कैन बी मैप्ड इनटू XBRL यूजिंग XBRL सॉफ्टवेयर टूल डिजाइन फॉर दिस पर्पस। हमने जितने भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर देखे हैं, उन सब में XBRL का ऑप्शन होता है। आप अपनी रिपोर्ट्स को XBRL फॉर्मेट में उन अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के थ्रू ही प्रिपेयर कर सकते हैं। हमारे XBRL की लिस्टिंग हमारे AOC 4 में किन कंपनीज के लिए मैंडेटरी है? जो कंपनी लिस्टेड है ऑन एनी स्टॉक एक्सचेंज विच हैव अ पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ 5 करोड़ रुपीज़ और अबव। ठीक है जी। इनका टर्नओवर इज 100 करोड़ रुपीज़ और अबव, और ऑल द कंपनीज विच आर रिक्वायर्ड टू प्रेजेंट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इन अकॉर्डिंग टू IND AS। हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स तो हमने देख लिए, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स तो हम आगे जाके पढ़ेंगे, लेकिन हमारे IND AS जो बड़े बड़े कंपनीज के ऊपर जिनकी नेटवर्थ इज 250 करोड़ और मोर और आर लिस्टेड, उन सबको XBRL फॉर्मेट में ही रिपोर्टिंग करनी पड़ती है अपनी सारी। एंड येस माय पीपल, दिस एंड्स पूरा का पूरा आर चैप्टर नंबर 2 ऑफ CAFM। हमारा इंट्रो टू कॉर्पोरेट अकाउंट्स चैप्टर हो चुका है खत्म। एंड येस, आई होप आपको लेक्चर पसंद आया रहेगा। इफ़ यू लाइक द लेक्चर, वीडियो को लाइक करना एंड एक प्यारा सा कमेंट करना ना भूलियो। एंड अगर दिल से पसंद आया, अपने किसी एस्पिरेंट फ्रेंड के साथ शेयर करना भी ना भूलो। CAFM की व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, एंड टैक्स की व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।
आई होप यू आर एंजॉयड द लेक्चर। मैं मिलता हूँ आपसे अगले लेक्चर के बाद, मैं मिलता हूँ आपसे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप अपग्रेडिंग योर सेल्फ, ऑलवेज गिविंग योर बेस्ट, नॉट डन येट, एंड ऑलवेज गिविंग योर एब्सोल्यूट बेस्ट। थैंक यू वेरी मच गाइज, थैंक यू सो वेरी मच।